टू वाली रोबोट्स। माय नेम इज़ सोबिया नूर। ये डाटा सीको का मॉड्यूल 2 है जिसमें हम डाटा विजुअलाइजेशन सीखेंगे। आज हम देखेंगे डेटाबेस और एसक्यूएल की कमांड्स को। डाटा इज़ एवरीवेयर। आजकल के इस डिजिटल दौर में हमारे इर्द गिर्द हर जगह डाटा मौजूद है। जैसा कि बैंकिंग में कस्टमर का डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है, उनकी ट्रांजैक्शन को स्टोर किया जाता है। ई कॉमर्स में हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कस्टमर का डाटा और उनके ऑर्डर्स और प्रोडक्ट का डाटा स्टोर होता है। देन है एजुकेशन। एजुकेशन में स्टूडेंट का, टीचर का और जो कोर्सेज वो पढ़ाते हैं उनका डाटा स्टोर होता है। देन अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में पेशेंट का डाटा स्टोर होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे सीआईडी है तो वो क्राइम्स का डाटा अपने पास स्टोर करते हैं। फाइनेंस में हम देखते हैं कि जो कंपनीज़ के शेयर होते हैं हर सेकंड्स में, हर मिनट में वो चेंज हो रहे होते हैं तो उनका डाटा होता है। और सोशल मीडिया में देखें, हर रोज़ कितनी ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड होती हैं या कितनी ही पोस्ट हैं वो अपलोड होती हैं। लास्ट है हमारे पास एआई के जो मॉडल्स हैं उन्हें जो है डाटा के ऊपर ट्रेन किया जाता है, जैसा कि चैट जीपीटी है और रोबोट्स हैं। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जो 100% हमारे पास डाटा था उनमें से जो सिर्फ 90% डाटा था वो सिर्फ लास्ट 2 ईयर में ही क्रिएट किया गया है। यानी कि अगर हम 2020 तक का जो 19 तक का डाटा देखें तो वो हमारा जो डाटा उस साल तक जो क्रिएट हुआ था वो सिर्फ 10% था। जबकि जो 90% डाटा है वो सिर्फ हमने क्रिएट किया है अपने 2 ईयर में। किस तरह हमने सोशल मीडिया में, एआई और इस इन सारी फील्ड में हमने अपने डाटा को इंक्रीज़ कर दिया है। तो इस रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि हर सेकंड में इस दुनिया पर डाटा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जब इतने टेराबाइट में, गीगाबाइट्स में डाटा हर रोज़ जनरेट हो रहा है तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने की भी ज़रूरत है। तो उसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम डेटाबेस में। डेटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा। अब यहाँ पे हम अपने स्कूल की एग्जांपल लें तो स्कूल में स्टूडेंट का डाटा स्टोर होता था जिसमें है हमारे पास रोल नंबर स्टूडेंट का, उसका नेम, फादर नेम और मज़ीद उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसे टेबल में हम स्टोर करते थे। इसी तरह आप देखें रो 1 में हैरी पॉटर का जो है वो डाटा स्टोर किया गया। इसी तरह सेकंड में रॉन विचले का स्टोर किया गया था। तो डेटाबेस में क्या होता है, हमारे डाटा को सिंपली टेबल्स में स्टोर कर दिया जाता है और इनमें हम रोज़ को रिकॉर्ड भी बोलते हैं। इसी तरह फील्ड को कॉलम ही कहा जाता है। अब हमारे पास डाटा तो मौजूद है लेकिन उसे कन्वर्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए किसी सिस्टम की तो ज़रूरत है ना। उस सिस्टम को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस, जो क्या करता है हमारे डाटा को मैनेज करता है। इसे सबसे पहले 1970 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जबकि इस वक्त हमारे पास बहुत से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद हैं। सबसे पॉपुलर है हमारे पास माई एसक्यूएल, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट के डीबीएमएस। तो इस वक्त दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने 1970 से ही इन सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और अब इस वक्त वो ममालिक जो तरक्की में हैं बहुत आगे हैं, जबकि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इसको अब अडोप्ट कर रहे हैं और अब वो तरक्की की तरफ गामज़न है। तो हम अगर अपने स्टूडेंट का जो डाटा है, जो हम स्कूल में हमारा जो रजिस्टर होता था उसमें और हमारे डीबीएमएस सिस्टम में क्या फ़र्क है, तो उसके लिए एक एग्जांपल समझें कि एक हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं। तो स्कूल का जो प्रिंसिपल वो ये देखना चाहता है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने लास्ट सेमेस्टर की फ़ी पे नहीं की। तो उसके लिए अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स की फ़ाइल हैं। तो अब तो प्रिंसिपल क्या करेगा कि हर एक फ़ाइल को ओपन करेगा, उसमें चेक करेगा? नहीं, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें दिन लग सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। जबकि डीएमएस क्या करता है, डीएमएस उसी डाटा को क्विकली एक्सेस करने में हमें मदद देता है। जो काम हमने मैनुअल रजिस्टर के ऊपर हमने एक हफ्ते में करना था या कुछ दिनों में करना था, वही काम डीएमएस हमें कुछ मिनट्स में, या अगर हमारा सिस्टम बहुत ही अच्छा है तो कुछ सेकंड्स में ही वही डाटा प्रिंसिपल को प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा है हमारे पास इसका जो फ़ायदा वो है डाटा इंटेग्रिटी। इसका मतलब डाटा एक्यूरेट होना चाहिए और डाटा जो है वो डुप्लिकेट नहीं होना चाहिए। मेरी ग्रेजुएशन के वक्त मुझे अपनी इमेज को है, प्रोफाइल इमेज को अपडेट करना था। तो मेरी यूनिवर्सिटी में 5 डिपार्टमेंट्स हैं।
तो मैं हर हर डिपार्टमेंट में नहीं गई और वहाँ पर मैंने अपनी उन्हें इमेज अपडेट करने को नहीं कहा, बल्कि मैं एक डिपार्टमेंट में गई, उन्होंने मुझसे मेरा रोल नंबर लिया और मेरी इमेज को है अपडेट कर दिया। तो जो मेरी पुरानी इमेज थी उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। इसी तरह कुछ स्टूडेंट होते हैं वो अपना एड्रेस जो है अपडेट करवाते हैं। अब जो यूनिवर्सिटी है वो स्टूडेंट के 2 एड्रेस को वो अपने पास नहीं रखेगी, बल्कि जो लेटेस्ट एड्रेस होगा वो उसी उसी को ही स्टोर करेगा। और ये जो लेटेस्ट जो डाटा है जिसको अभी हमने अपडेट किया है वो हमारे पांचों डिपार्टमेंट देख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक डिपार्टमेंट के पास मेरी पुरानी इमेज होगी, दूसरे के पास न्यू होगी, या एक के पास पुराना एड्रेस होगा दूसरे के पास न्यू एड्रेस होगा। थर्ड है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हमने ये देखना है कि किसको हमने कितना एक्सेस देना है। जैसे एक टीचर को स्टूडेंट की जो फ़ी है वो नहीं दिखनी चाहिए, इसी तरह एक स्टूडेंट को टीचर की पे हम नहीं दिखाना चाहेंगे। तो इसमें हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं डाटा की। फोर्थ है बैकअप एंड रिकवरी। अक्सर हम अदालतों के केसेस में देखते हैं कि जब भी हमें सरकारी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे जब भी कोई इंपॉर्टेंट डाटा चाहिए होता है तो वहाँ पर फ़ौरन से आग लग जाती है और वो डाटा जो है हमारा ज़ाया हो जाता है। तो उसका भी सॉल्यूशन है ये सिस्टम। ये क्या करता है, उसके पास जो भी डाटा होता है, अगर वो किसी सूरत हाल में अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये अपने पास उसकी एक कॉपी रख लेता है, एक बैकअप लेता है, जिसे बाद में रिट्रीव किया जा सकता है। अब हमारे पास डाटा भी मौजूद है, हमारे पास सिस्टम भी मौजूद है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसका इस्तेमाल करके हम अपने डाटा को स्टोर करें। तो वो यहाँ पर है हमारे पास एसक्यूएल। एस का मतलब है स्ट्रक्चर, यानी ये डाटा को कन्वर्ट करेगी टेबल में। क्यू का मतलब है क्यूरी, यानी क्यूरी के ज़रिए डाटा को मैनेज करेगी। लास्ट हमारे पास लैंग्वेज, यानी ये एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो ख़ास तौर पर डाटा बेसिस को ही डील करती है। डेटा साइंस में दो टॉपिक ऐसे हैं जो 90% इंटरव्यूज़ में जिनके मुतालिक क्वेश्चन किया जाता है। फर्स्ट है हमारे पास पाइथन, सेकंड है हमारे पास एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। डाटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल की बहुत सी कमांड है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है डीडीएल, यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी अगर हमने अपने टेबल को क्रिएट करना है या टेबल को मैनेज करना है तो उसके लिए हम डीडीएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डाटा को क्रिएट करना है तो क्रिएट हम करेंगे, अगर उसे चेंज करना है तो अल्टर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर डाटा को अगर टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ट्रंकेट करना है तो वो भी हमारे पास कमांड मौजूद है, और रीनेम करने की भी कमांड मौजूद है। तो डीडीएल में हम सिर्फ टेबल्स को डील करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को डील करेंगे, ख़ास तौर पे उनके कॉलम्स को हम मैनेज करेंगे। अभी तक ये देख लें, डीडीएल में हमने कोई भी डाटा नहीं लिया, सिर्फ ये स्ट्रक्चर को, टेबल को मैनेज करता है। देन है हमारे पास टीमीएल, यानी डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो क्या करती है, अब ये लैंग्वेज या ये कमांड्स डाटा के साथ डील करेंगे। जैसे डाटा को इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट की, अपडेट करना है तो अपडेट, इसी तरह डाटा को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट। इसी तरह कॉल, अब कॉल क्या है, जैसे हमने फंक्शन देखा, अगर कोई कोड ऐसा है जो हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको मल्टीपल टाइम्स लिखने की बजाय हम एक दफ़ा उसको लिखते हैं और मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लेते हैं। इसी तरह एसक्यूएल में भी कुछ हम अपने कमांड्स को जो है फंक्शन के तौर पे बना लेते हैं और उन्हें फिर कॉल कर देते हैं जहाँ हमें ज़रूरत होती है। देन है हमारे पास लोड। अब एक सेशन में एक वक्त में अगर आप डाटा को इंसर्ट करा रहे हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ डाटा को इंसर्ट ही कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद ही आप उस डाटा को डेल कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, इसे कहते हैं लॉक। थर्ड है हमारे पास डीक्यूएल, यानी डाटा क्यूरी लैंग्वेज। इसमें ये डाटा को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसके लिए हम सिलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ है हमारे पास पीसीएल, यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस। नाम से ही ज़ाहिर है ये ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करती है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे बैंकिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं। तो कमिट, जैसे मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कमिटमेंट का मतलब है किसी बात के ऊपर मोहर लगा देना, स्टैंप लगा देना, उसको परमानेंटली जो है सेव कर देना। हम अगर बहुत सी अगर हम कमांड्स लिखते हैं और उनको परमानेंटली सेव करना चाहें तो हम कमिट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सेव पॉइंट। फॉर एग्जांपल, आप एटीएम मशीन से आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने एटीएम मशीन को कमांड दी कि वो आपको 5000 रुपीज़ जो है विड्रॉ कर दे।
अब जब आपकी ये कमांड प्रोसेस हो रही थी तो उसी वक़्त जो है एटीएम मशीन में कोई एरर आ गया, लेकिन आपको वो अमाउंट नहीं मिली, लेकिन आपके अकाउंट से वो अमाउंट विथड्रॉ हो गई। तो ये क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बैंक्स के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सेफ पॉइंट। सेफ पॉइंट में क्या है, जब आपने अब कोई इंस्ट्रक्शन देखते हैं एसक्यूएल में, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती और कोई एरर जनरेट हो जाता है, तो आप जो भी कमांड लिख रहे थे वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि वो अनडू हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में जो आपकी अमाउंट पहले डिटेक्ट हुई थी वो वापस आपके अकाउंट में आ जाती है। रोल बैक। अक्सर हम वर्ड की फ़ाइल पर काम कर रहे होते हैं और हम कुछ अपने स्टेप्स को रिवर्स करना चाहते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल जी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एसक्यूएल में भी समझ लें हमने 3-4 कमांड्स हमने एंटर कर दी, लेकिन अब हमें मालूम हुआ कि ये कमांड्स तो हमने गलत एंटर किए हैं। अब हम उनको बैक करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, यानी कंट्रोल जी करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा रोल बैक। और रोल बैक हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास डीसीएल, यानी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी किसको किस डाटा का एक्सेस देना है या नहीं। जैसे हमारे पास न्यू टीचर आता है, तो हम अपने सिस्टम का एक्सेस उससे दे देते हैं कि वो स्टूडेंट का नेम, उनकी आईडी वगैरह, रोल नंबर, उनके मार्क्स वगैरह एंटर कर सकता है। लेकिन अगर हम उस टीचर को किसी और जगह प्रमोट कर देते हैं, तो जिस क्लास का उसे डाटा दिया गया था वहाँ से उसका एक्सेस जो है ख़त्म कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवोक। अब एसक्यूएल में कमांड्स लिखने से पहले हमारे पास दो कीज़ ऐसी हैं जिन्हें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट की एग्जांपल समझ लीजिए, एक क्लास में दो स्टूडेंट सेम नेम के हो सकते हैं, जैसे कि सलमान। अब टीचर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सलमान पास हुआ है पेपर में और कौन सा सलमान फेल है? तो उसके लिए जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमें रोल आईडी हमें देते हैं, रोल नंबर स्टूडेंट को असाइन करते हैं। इसी तरह हर टेबल में एसक्यूएल में टेबल्स की कोई एक एक कॉलम ऐसा होता है जिसको हम उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए या उसकी पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूजुअली आईडी होती है, जैसे प्रोडक्ट आईडी यानी स्टूडेंट की आईडी। तो यहाँ पर देखें हमने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं और हर प्रोडक्ट को, हर रो को हमने एक आईडी दी हुई है। तो इस आईडी को, इस यूनिक वैल्यू को हम कहते हैं प्राइमरी की। अब एक सिनेरियो समझिए कि ये अमेज़न का हमारे पास टेबल है, जहाँ पर हमारे पास हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोप मौजूद हैं। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो कैटेगरी क्लीनिंग है ना, वो इसकी कैटेगरी क्लीनिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि सोप की कैटेगरी तो हाइजीन होनी चाहिए। तो अब क्या अमेज़न पर जो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो सोप्स हैं, उनके हर एक रो को हमने ओपन करके वहाँ पे क्लीनिंग की जगह हाइजीन लिखेंगे? तो ये तो बहुत ही टफ़ काम है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारा जो डीएमएस है वो क्या हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, वो कहता है कि हमारा जो टेबल है ना, पहले तो उसको दो दो टेबल में कन्वर्ट कर दो, यानी कैटेगरी को अलग कर दो और जो प्रोडक्ट का टेबल है उसको अलग कर दो, और फिर इन दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट कर दो आईडी के ज़रिए। जैसे यहाँ पर हमने कैटेगरी की आईडी ली हुई है, तो यहाँ पर कैटेगरी की आईडी 1 है, इसका मतलब है कैटेगरी आईडी की जो हमारे पास कैटेगरी है वो हाइजीन है। इसी तरह सेकंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है और थर्ड में हमारे पास फर्नीचर है। इस तरह हमारी जो फर्स्ट टेबल में देख लें, वहाँ भी हमारे पास शुरू में ही ऐसा था, फर्स्ट में क्लीनिक थी, सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और थर्ड में हमारे पास फर्नीचर था। तो इससे क्या हुआ, हमारे डाटा पर कोई फ़र्क नहीं है, हमारा डाटा अब भी वैसा का वैसा ही है। लेकिन क्या है कि एक टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, अब हम डाटा को इजीली मैनेज कर सकेंगे। जैसा कि हम अगर क्लीनिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं हाइजीन में, तो हमने सिर्फ कैटेगरी का टेबल ऑन करना है, उसमें हमने ढूंढना है फर्स्ट आईडी पर हमने क्लीनिंग को अपडेट कर देना है हाइजीन पर। तो अब जो हमारा जो प्रोडक्ट का टेबल है ना, जिसके अंदर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोप्स हैं, डिफरेंट हमारे पास ब्रांड्स के, डव हो गया, लक्स हो गया, तो वो खुद ब खुद उनकी जो कैटेगरी है वो खुद ब खुद हाइजीन के साथ अपडेट हो जाएगी। इसी तरह जो कि दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम कहते हैं फ़ॉरेन की। अब हम प्रैक्टिकली इन कमांड्स को देखेंगे। सबसे पहले हम डीडीएल की क्रिएट कमांड या लैंग्वेज को अप्लाई करते हैं। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो जैम्प है, आप चाहें तो कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सिंपली डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर अपाचे और माई एसक्यूएल को रन करना है, उसके बाद एडमिन को प्रेस करना है, तो आपके पास इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो पहली अपनी एक हम
डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसके लिए न्यू पे क्लिक करेंगे लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पर हम अपनी डेटाबेस का नाम एक रख लेते हैं, ऑनलाइन स्टोर कर लेते हैं, इसको क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरह देखें हमें एक सिंपली मैसेज मिल चुका है कि हमारी जो पहली डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुकी है। अब जो ज़ैप है यहाँ पर हम दो तरीके से इन कमांड्स को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला कि हम ड्रॉप डाउन इन बॉक्सेस के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को इनपुट करके हम पूरे टेबल्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर लेती हूँ कैटेगरी का, तो यहाँ पे कैटेगरी का नेम लिख दिया और इसमें मुझे सिर्फ दो ही कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पर देखें हम इसमें कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो टाइप इंटर की है वो इंट है और इसकी लेंथ मैंने कर लिया है 11, जबकि कैटेगरी नेम की मैंने टाइप रखी है वारचार। जब हमारे पास बहुत कम टेक्स्ट हो तो हम वारचार का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारे पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह हो तब हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है वो 255 करेक्टर्स तक होती है, मैंने कंप्लीट ही लिख दिया। यहाँ पर देखें इंडेक्स में हमने जो अपनी आईडी है उसे प्राइमरी बना रहे हैं कि ये हमारी यूनिक की है, और हमारा ये जो कंप्लीट टेबल है वो इसके ज़रिए ही हैंडल होना चाहिए। ये हमसे एक दफ़ा कंफर्मेशन मांग रहा है, हमने इसे कंफर्म कर दिया। और यहाँ पर देखें ये है हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट। हम चाहते हैं कि जो कैटेगरी आईडी की वैल्यू है वो हर बार हमें पुट ना करनी पड़े, इसको सिस्टम जो है ऑटोमेटिक खुद ही इनपुट कर दे। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा कि जब भी हम कोई डाटा इंसर्ट करेंगे उसकी कैटेगरी आईडी को ये खुद ही सेट कर देगा, हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेव करते हैं। अब हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर है इसने हमें दिखा दिया। यहाँ पर नेम है, उसकी टाइप है और मज़ीद उसकी इंफॉर्मेशन है। ये तो हो गया फर्स्ट हमने तरीके से एक जो है हमने टेबल क्रिएट किया है। अब जो है हमारा जो कमांड वाला सिस्टम है जो सेकंड है उसके साथ हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम अपनी डेटाबेस को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिर जाते हैं एसक्यूएल कमांड में। यहाँ पर देखिए मैंने इसका सिंटैक्स लिख दिया है। टेबल क्रिएट करने के लिए वही हम क्रिएट लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, और हम सिस्टम को बता रहे हैं कि हम एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। देन कस्टमर्स टेबल का नेम लिख दिया है, और इसके अंदर हमने ब्रैकेट्स में हमारे जितने भी हम कॉलम लिखना चाहें लिख सकते हैं, और उसे एक सेमीकोलन के साथ हमने क्लोज करना है। तो सबसे पहले कस्टमर आईडी ली है, उसकी डाटा टाइप इंट है और उसको प्राइमरी की भी बनाया है, और इसे ऑटो इंक्रीमेंट पर लगा दिया, यानी कस्टमर आईडी को खुद ही हमारा सिस्टम हैंडल करेगा, हम उसे इंसर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कस्टमर आईडी में हमसे मिस्टेक्स हो सकती है, तो कम से कम ये काम हम अपने सिस्टम को देंगे कि वो हमारी जगह करे। मैंने है हमारे पास सेकंड है फर्स्ट नेम कस्टमर का, उसकी वैल्यू वार चार रखी है। सेकंड थर्ड है लास्ट नेम, उसकी भी डाटा टाइप वार चार है। और देन है हमारे पास कस्टमर ईमेल। अब यहाँ पर हमने चार कलम बनाए हैं कस्टमर के। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ गो पर प्रेस करते हैं। अब हम अपने स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमें ये टेबल हमारा शो हो जाएगा। तो देखें एक हमने ड्रॉप डाउन के ज़रिए एक बनाया है और एक एसक्यूएल के ज़रिए टेबल बनाया है। इसी के साथ ही हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जो ऑनलाइन स्टोर है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर हमें नज़र आ रहा है। अगर हम न्यू टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे। जो मैं टेबल क्रिएट करना चाह रही हूँ उसका नाम हम कर लेते हैं वर्कर्स। वर्कर्स कर लेते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी हम कॉलम का नेम लिखते हैं उसे लोअर केस में लिखते हैं, और इसी तरह ही उसमें हम अंडर कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, और हर कॉलम के से पहले एक प्रीफिक्स लगाते हैं उसी के ही टेबल का नेम। जैसे यहाँ पर टेबल का नेम है वर्कर्स, तो हर जगह वर्कर जो है एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल किया गया है। तो जब भी हमने कॉलम बनाना है इस रूल का ध्यान रखना है। तो प्रोग्रामर के लिए ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इस तरह सम टाइम हम कॉलम्स के नेम में कुछ मिस्टेक्स करते हैं कि किस टेबल की आईडी है ये हम मालूम नहीं कर पा रहे होते। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम हर कॉलम के साथ उसका जो टेबल का नेम है वो लिख देते हैं। इस तरह हमें अपने कॉलम्स को टेबल्स को मैनेज करना आसान होता है। इसी तरह हमने इनकी डाटा टाइप भी असाइन कर दी है, लेंथ भी असाइन किया। अब दोबारा से अब हम इसके इंडेक्स में इसको प्राइमरी हम कंसिडर करेंगे वर्कर आईडी को, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देंगे।
और देन नीचे इसी तरह अगर हम कोई कॉलम ब्लैंक लिख देते हैं तो ये सिस्टम हमारा इसको हैंडल कर लेगा, या हमें बहुत ज़्यादा कॉलम ऐड करने हैं तो हम ऊपर से इसका ये नंबर क्रिएट बढ़ा कर हम अपने मज़ीद कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो इस वक्त मुझे सिर्फ 3 कॉलम ऐड करने थे जो मैंने कर लिए। तो अब हम इसको सेव कर देंगे। तो फ़ॉरेन की को समझने के लिए हम प्रोडक्ट्स का एक टेबल बनाते हैं। उसमें प्रोडक्ट की आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, और प्रोडक्ट में हमने एक प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी लिया है जिसे हम बाद में हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने कैटेगरी का जो हमने टेबल बनाया है उसमें हम इसे ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने नेम थोड़ा गलत लिखा है तो उसे सही कर लेते हैं। तो हमारी ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक लेटर की भी मिस्टेक करेंगे, एक करेक्टर की भी, तो ये हमारा कोड रन नहीं होगा। अब फ़ॉरेन की बनाने के लिए देखें हमने फ़ॉरेन की लिखी है, और हमारे जो खुद का जो हमारा प्रोडक्ट का टेबल है उसमें प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी जो है उस आईडी का नेम है, जबकि कैटेगरी में इसका जो आईडी का नेम है वो कैटेगरी आईडी है। तो इस तरह हमें डिफरेंस पता चल रहा है कि ये जो कैटेगरी आईडी है, ये जो कॉलम है ये प्रोडक्ट का है, और ये जो कॉलम है ये कैटेगरी आईडी का है। तो अब हम इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। इस जो लिंक को अभी हमने क्रिएट किया है उसे देखने के लिए मोर पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइनर व्यू में हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो चारों हमने टेबल क्रिएट किए हैं वो इस वक्त यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। लेकिन ये देखें प्रोडक्ट का जो टेबल है उसके अंदर जो कैटेगरी आईडी है वो लिंक है कैटेगरी की टेबल के साथ। इसका मतलब ये है कि अब जो कैटेगरी के अंदर जो भी डाटा है उसे हम उसकी आईडी के ज़रिए प्रोडक्ट के टेबल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं सेकेंडरी की या टेबल्स का आपस में रिलेशन। अब हम आल्टर लैंग्वेज को देखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने आल्टर लिखा है। उसके बाद टेबल टेबल हमने यहाँ पर लिया, वर्कर्स का टेबल लिया, और उसके अंदर हम एक न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं वर्कर्स फ़ोन। तो उसमें हमने उसकी डेटा टाइप भी लिख दी है, और इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो वर्कर के टेबल में कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ब्राउज़ करके हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें वर्कर का फ़ोन जो है हमारा कॉलम ऐड हो चुका है। सिमिलरली ड्रॉप कमांड के लिए हम ड्रॉप लिखेंगे कॉलम, और उसके आगे उसका नेम लिख देंगे। वर्कर फ़ोन जो भी हमने ऐड किया था उसी को ही हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये एक बार हमसे कंफर्मेशन भी ले रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्न केड को और रीनेम को। रीनेम करने के लिए हमने वैसे ही टेबल लिया वर्कर का और उसको रीनेम कर दिया स्टाफ के साथ। ये हमें कह रहा है कि हमारे पास जो वर्कर का टेबल था वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब उसे रीनेम किया जा चुका है। जैसे साइड पे हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टाफ स्टाफ आ चुका है हमारे पास। तो अंदर का डाटा जो है वो वर्कर है लेकिन टेबल का नेम चेंज हो चुका है। ट्रंकेट करने के लिए हम ट्रंकेट टेबल लिखेंगे और आगे हमने स्टाफ कर दिया। अब हम इसको इस टेबल को एम्प्टी कर रहे हैं। डीडीएल की जितनी भी कमांड्स हैं वो हमने कर ली हैं। इन कमांड्स को हम मैनुअली भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑपरेशन पे अगर हम क्लिक करें तो ये हमें वही ऑप्शन दिखाएगा अभी जो हमने किए हैं कमांड्स के ज़रिए। लेकिन जैसे ट्रंकेट करने का ऑप्शन है हमारे पास, डिलीट करने का ऑप्शन है, या टेबल को ड्रॉप करने का ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्शन का, अपडेट और डिलीट का। इनको भी हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसा कि हम ये टेबल ऑलरेडी ही क्रिएट कर चुके हैं। इसी तरह हम डेटाबेस को भी ड्रॉप करना चाहें तो ड्रॉप लिखें और नेक्स्ट डेटाबेस का नेम। यहाँ पर कस्टमर का जो टेबल है उसे ड्रॉप किया गया है। और यहाँ पर नेक्स्ट है डीक्यूएल कमांड। ये हमारे डाटा को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट लिखेंगे और उसके बाद स्टैटिक, अगर हम तमाम डाटा जो है उसको फेच करना चाहते हैं, और आगे उसके लिखेंगे कस्टमर जो टेबल का नेम है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहें तो इनके नेम लिखेंगे और नेक्स्ट टेबल का नेम। इसी तरह अगर हम कोई कंडीशन लगाना चाहें, जैसे यहाँ पर हमने लगाई है कि हमें कस्टमर का नेम दो और कस्टमर का ईमेल दिखा दो, और उन्हीं का ही डाटा हमें दिखाना जिनकी एज जो है वो 30+ हो। क्योंकि हो सकता है हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो कि बेबीज़ के लिए हो, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि 30+ लोग जो हैं वो पेरेंट्स हों। सिमिलरली अब हम रोज़ को, अब हम डाटा के साथ डील करेंगे। तो रोज़ में अगर डाटा इंसर्ट करना हो, सबसे पहले हमने टेबल का नेम लिखा है, फिर उसके कॉलम को कॉल किया है और उसके अंदर हमने उस डाटा को इंसर्ट कर दिया है।
इसी तरह प्राइमरी की हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फॉरेन की को भी देख चुके हैं। इसी तरह अगर अपडेट करना हो कॉलम को तो वो भी हम इस तरह से कर सकते हैं। अपडेट लिखें, टेबल का नेम, जो भी कॉलम करना है उसका नेम लिखें और जो भी उसकी वैल्यू अपडेट करनी है लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आईडी का इस्तेमाल किया गया है, तो आईडी जो है हमारे पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सिस्टम्स में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है वो आईडी ही है। डिलीट करने का भी ऑप्शन बहुत ही ईजी है हमारे पास। और कॉल करना, यहाँ पर देखें एक फंक्शन हमने बना लिया। अब हम जब भी चाहें उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ईमेल चेंज करना है तो उसका एक फंक्शन हमें बनाया हुआ है कि जो कस्टमर फर्स्ट की आईडी जो है वहाँ पर जो भी कस्टमर है उसका ईमेल चेंज कर दिया जाए। हमारे पास लॉग का भी ऑप्शन है, जिसमें अब करंट सेशन में सिर्फ कस्टमर्स के टेबल को राइट ही किया जा सकता है, इसको अपडेट या डिलीट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रांट के लिए हमने सिलेक्ट और इंसर्ट के जो ऑपरेशंस हैं उन्हें सिलेक्ट किया है और उनकी एक्सेस हमने दे दी है यूज़र वन को। इसी तरह अगर उनसे हम वापस लेना चाहें अपनी परमिशन तो हम रिवोक कर देंगे और जो भी एक्सेस हमने यूज़र टू को दिया होगा उससे वापस हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह कमिटमेंट है, हमने काफ़ी सारी अब रोज़ को इंसर्ट कर दिया है और उनको एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए हम कमिट प्रेस करेंगे। इसके उल्ट अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी है तो हम अपने उस स्टेप को रोल बैक भी कर सकते हैं। thirdly, अब हम बहुत ज़्यादा डाटा को अगर हम एक टाइम में एडिट कर रहे हैं तो हम उसके लिए कुछ सेव पॉइंट बनाते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट हमने आईडी का हमने डाटा डिलीट किया तो वहाँ पर एक सेव पॉइंट बना दिया। इस तरह सेकंड का डाटा डिलीट किया तो वहाँ पर भी एक सेव पॉइंट बना दिया। सिमिलरली 10 आईडीज़ तक हमने अपना डाटा को हमने डिलीट कर दिया। अब हम अपने इन 10 स्टेप्स को रिवर्स करना चाहें तो हम उसके लिए सेव पॉइंट का सहारा लेंगे। यहाँ पर एक दफ़ा हम डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, उसमें इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने एक कैटेगरी कर लिया फर्नीचर। यहाँ पे देखें हमने रो वन सिलेक्ट करनी है क्योंकि हम एक ही कैटेगरी एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे गो प्रेस कर देना है। सो सिंपल। अब ये क्या करेगा, हमारे डाटा को इंसर्ट कर देगा। यहाँ पे देखें ये हमें क्वेरी भी हमें शो करवा रहा है कि हमने अभी जो एक स्टेप किया उसकी क्वेरी क्या है। अब हम ब्राउज़ करके देखते हैं क्या वो डाटा एंटर हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डाटा इंसर्ट हो चुका है। सिमिलरली हम एसक्यूएल में भी यही काम कर सकते हैं। हम कैटेगरी में एक और रो को ऐड कर रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप गौर करेंगे हमने कैटेगरी आईडी को ऐड नहीं किया। हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमने सिस्टम पे डिपेंड कर दिया है कि सिस्टम उसे खुद मैनेज करे, हम उसे एंटर नहीं करना चाहते। ब्राउज़र पे आकर देखें हमारी दोनों कैटेगरीज एंटर हो चुकी हैं। इसी तरह अगर हम इन्हें एडिट करना चाहें तो जैम हमें ये भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, इसकी जगह हम इसको यहाँ पर हमने इसको डॉग फूड से अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर देखें डॉग फूड हमारे पास मौजूद है। इसी तरह अगर हम इसको डेल करना चाहें तो सिमिलरली हम इसको डेल भी कर सकते हैं। तो जैप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें आसानी प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या इससे बेहतर और भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि हमने अपना टेबल्स कैसे बनाने हैं, उसमें डाटा को किस तरह से मैनेज करना है। तो इसके साथ ये हम अमेज़ोन के स्टोर की एक हम डेटाबेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें जेफ़ एक कस्टमर है जिसकी आईडी है वन, जिसके ज़रिए हम सारी डेटाबेस को मैनेज करेंगे। तो इसमें देखें जेफ़ के टेबल में क्या है, उसका फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल, पासवर्ड वगैरह है। अब दूसरी तरफ हमारा जो अमेज़ोन का स्टोर है उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट का नेम है, डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, इसी तरह हमारे पास फर्नीचर की है, डॉग फूड की है। तो प्रोडक्ट का जो टेबल है वो कुछ डाटा जो है वो कैटेगरी के टेबल से उठाएगा। समझ लें जेफ़ ने जो है कुछ प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट से ले लिए हैं और उन्हें अपने एक लिस्ट बना ली है। जैसे कि यहाँ पर उसने 2 शैम्पू लिए हैं और 3 टॉवल ले लिए हैं। तो इसका ये डाटा कहाँ स्टोर होगा, ऑर्डर आइटम के अंदर स्टोर होगा। और उसको मज़ीद वो जो इन प्रोडक्ट्स के लिए वो एक शॉपिंग कार्ट लेगा और वो डिफरेंट शॉपिंग कार्ट्स भी ले सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल वो राशन के लिए वो एक कार्ड ले सकता है, जबकि अपने लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस के लिए दूसरी कार्ड भी ले सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए कार्ड का टेबल कौन-सा है? वो है हमारे पास ऑर्डर का टेबल, जो अपने पास क्या इन्फॉर्मेशन रखता है, जो कस्टमर की आईडी अपने पास स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहेगा कि ये किस कस्टमर का ऑर्डर है। इसी तरह ऑर्डर का स्टेटस क्या है, क्या वो अभी पेंडिंग है, शिप हो चुका है, डिलीवर हो चुका है या कैंसिल है। इसी तरह अपने जो इस शॉपिंग कार्ट्स की जो टोटल अमाउंट है और उसका टाइम भी नोट करेगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक तो ऑनलाइन पेमेंट का है, जिसमें जो है पेपाल जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं बैंकिंग की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उसके ज़रिए जेफ़ जो है अपनी जो शॉपिंग के अमाउंट्स हैं वो पे कर देगा। नहीं तो वो सीओडी भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। जिससे क्या होगा कि जेफ़ ने जो भी ऑर्डर किया है वो शिपिंग डिपार्टमेंट में चला जाएगा, जो कि अपने पास शिप करने के लिए जेफ़ का जो एड्रेस है वो स्टोर करेंगे और वो उसे डिलीवर कर देंगे। जो और यहाँ पर हमारा जो कार्ड में जो हमारा स्टेटस होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये उसकी डेटाबेस का स्ट्रक्चर है कि तमाम टेबल आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं और बैक एंड पे चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं। हमने इस ई कॉमर्स डेटाबेस के अंदर क्या देखा कि सबसे पहले हमें जो है वो डेटाबेस क्रिएट करनी होती है, जैसा कि हमने एक ऑनलाइन स्टोर की डेटाबेस क्रिएट की थी। फिर हमने उसके अंदर कुछ टेबल क्रिएट किए थे। इसी तरह फ़ॉरेन की के साथ हमने उन टेबल्स को आपस में जॉइन किया और एंड में है जो हमने वो डाटा इंसर्ट कर दिया था। अब ऑर्डर कैसे मैनेज किया जाता है? सबसे पहले एक ऑर्डर क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर जो भी जैसे जेफ़ ने जो भी आइटम्स लिए थे वो उस ऑर्डर में स्टोर होते हैं। देन आता है थर्ड प्रोसेस जो कि पेमेंट का है। फोर्थ स्टेप है शिपिंग का, जिसमें हमारा जो ऑर्डर है वो हमारे घर हमें पहुँच जाता है। इस लेक्चर का कोड और इसकी स्क्रिप्ट देखना चाहते हैं तो आप मीडियम पर मेरे इस ब्लॉग को रीड कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने ये सब कुछ डिफ़ाइन किया हुआ है। प्लस हमने सारी कमांड्स को परफ़ॉर्म नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर लेकिन आपके लिए कोड अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से कॉपी करना चाहें और इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। तो आप इस सारी डाटा को आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि एसक्यूएल में आपको बहुत से एरर जो हैं वो शो होने वाले हैं। यहाँ पर देखें मैंने आपकी आसानी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक पूरा डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर दिया है कि कौन कौन से टेबल बनाने हैं यहाँ पर, और उनका मैंने आपको आउटपुट भी शो की हुई है कि जब वो बन जाएंगे तो आपके एसक्यूएल एग्ज़ाम सर्वर में किस तरह शो होंगे। और यहाँ पर जो भी आप डाटा वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहें वो भी यहाँ पर मैंने दे दी हैं। इसी तरह डेल क्यूरीज भी लिखी हैं, दैन अपडेट किया है, और ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस तरह हम उसको कैंसिल कैसे करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।